तो इस बार हम दूसरा टॉपिक कर रहे हैं, टोटल ईएमएफ। करंट को देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें क्या प्रॉफिट होगा ज्यादा करंट लेने से, अगर एक्सटर्नल ज्यादा होगा या कम रहेगा, तो वो देखते हैं। टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एप्सिलॉन, पैरेलल में होता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ सेम रहता है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर अपॉन एम। टोटल रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल्स टू आर अपॉन एम। अभी बताया था कि इसमें हमारा अगर 2 होते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कितना हो जाएगा, आर एलसीएम रहेगा 2 ऊपर, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर अपॉन 2। अगर 2 है तो आर बाई 2, 3 रजिस्टर है तो आर बाई 3, 4 है तो आर बाई 4, और यहाँ पे एम ब्रांच है तो आर अपॉन एम। टोटल रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो जाएगा, आर अपॉन एम। इस सब पूरी ब्रांच के लिए आर अपॉन एम रहेगा, और क्योंकि ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, तो आर अपॉन एम प्लस आर। करंट कितनी होगी, टोटल ईएमएफ टोटल रेजिस्टेंस एप्सिलॉन अपॉन आर अपॉन एम प्लस आर। एलसीएम लेंगे तो एम एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस एम आर, ये वैल्यू हमारी मिलती है। अब फर्स्ट कंडीशन में अगर आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो बहुत ज्यादा होगा एम आर से, बाहर वाले से, तो क्या होगा, करंट हमारी इतनी मिलती है। इस कंडीशन में क्या लेंगे कि अगर इस तरह से, जैसे हमने पहले बोला था कि सीरीज से ये वाला कॉम्बिनेशन उल्टा होता है, सीरीज में एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए था तो करंट ज्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ज्यादा होना चाहिए तो करंट हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना, मींस एक्सटर्नल अगर कम होगी, इंटरनल ज्यादा, तो करंट हम ज्यादा ले सकते हैं। उस कंडीशन में हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्ट करना चाहिए। और अगर हमारा एक्सटर्नल सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है वो ज्यादा है पूरी बैटरी के रेजिस्टेंस से, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना चाहिए। समझ आ गया भाई? ये वाली जो वैल्यू होगी हमारी एप्सिलॉन अपॉन आर, ये कितने सेल से मिलेगा करंट, 1 से, लेकिन यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया तो m टाइम्स मिलता है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट है। सेकंड कंडीशन इसकी, सेकंड कंडीशन के लिए क्या करेंगे, इसके बाद फिर सेकंड कंडीशन में इफ यहाँ पे इस फॉर्मूले में आर को ज्यादा कंसीडर किया है, लेकिन अगर हमारा क्या होता है एम आर मोर ग्रेटर देन आर, तो करंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर करंट विल बी इक्वल टू एम एप्सिलॉन अपॉन एम आर, एम से एम कैंसिल, तो एप्सिलॉन अपॉन आर बनता है। इस कंडीशन में हमें कोई फायदा नहीं होगा। ये करंट हमें कितनी मिलती है, ये ऐसे वर्क करती है जैसे खाली सिंगल सेल कनेक्ट है, एप्सिलॉन अपॉन आर। इन दिस कंडीशन combination behave like a single cell, there will not be any profit in this condition। और नंबर थर्ड हम करेंगे, देखो 2 किए हैं, पहला सीरीज किया था उसमें 2 कंडीशन है, पैरेलल किया उसमें 2 कंडीशन है। अब करेंगे नेक्स्ट मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, नेक्स्ट कर लेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो इस बार हम क्या निकालेंगे, कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स। और इसके लिए m ब्रांचेज होंगी और हर किसी ब्रांच में n सेल्स होंगी। ईच ब्रांच हैज n सेल्स। यहां पे देखो, ये फर्स्ट ब्रांच n सेल्स है, सेकंड ब्रांच n सेल्स, थर्ड फोर्थ, और ये कौन सी ब्रांच है, mth ब्रांच, और ये nth सेल यहाँ पे। और हर किसी ब्रांच का हमें अब क्या करेंगे, हर किसी ब्रांच में देखो नंबर ऑफ सेल इक्वल है हर किसी ब्रांच में,
तो एक ब्रांच का हम क्या निकाल लेंगे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसी तरह से हमें करना है। तो देख, और पूरे सर्किट से, सर्किट ये यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट, और एक कनेक्ट किया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो टोटल ईएमएफ ऑफ ईच ब्रांच एन एप्सिलॉन, तो मैं टोटल ईएमएफ निकाल देता हूं बच्चों डायरेक्ट, टोटल ईएमएफ इक्वल टू, देखो टोटल ईएमएफ कैसे होगा, एक ब्रांच का कितना होगा ईएमएफ, एन एप्सिलॉन। अब क्योंकि एन एप्सिलॉन यहाँ पे है, देखो एन एप्सिलॉन इस ब्रांच का ईएमएफ, एन एप्सिलॉन इस ब्रांच का, एन एप्सिलॉन और हर किसी में, और सब के सब किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल, तो यही रहेगा। पैरेलल में बता चुके हैं कि ईएमएफ हो या पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने आर इक्विवेलेंट बोला है, इक्वल टू वन ब्रांच का कितना होगा, एन आर, कितनी ब्रांचेज है, एम अपॉन एम, क्योंकि ब्रांच किस में है, पैरेलल में, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू एन आर अपॉन एम प्लस आर, ये आ जाएगा। टोटल करंट आई इक्वल टू एन एप्सिलॉन अपॉन एन आर प्लस एम आर, डायरेक्ट ज्यादा कर दिया, ये एन आर, एन एप्सिलॉन, देखो यहाँ से एन एप्सिलॉन टोटल ईएमएफ, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन आर अपॉन एम प्लस आर, चलो एक लाइन, और एन एप्सिलॉन एन आर प्लस एम आर, और ये एम यहाँ से, एम नीचे से, तो ये फाइनल टर्म ये बनती है। देखो जो न्यूमिनेटर है ये तो फिक्स है, जो प्लस माइनस है वो यहाँ पे, तो मैक्सिमम करंट के लिए क्या करना होगा, और मैक्सिमम करंट, अगर हम ये इस वाली वैल्यू को, ये जो हमारी नीचे वाली है, ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी करंट उतनी ज्यादा होगी, और ये कम कब हो सकती है, ये कम कब हो सकती है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं और ये नेगेटिव में हो जाए, है ना, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाए और यहाँ पे साइन नेगेटिव में आ जाए, मीन्स किस तरह से, तो क्या करना होगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एन आर माइनस एम आर इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, ये माइनस करने के बाद 0 आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, एन आर इक्वल टू एम आर, तो एन की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, एम आर अपॉन आर, जो हमारी सेल्स हैं वो एम आर अपॉन आर के वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, या एम की वैल्यू एन आर अपॉन कैपिटल आर, इस तरह से ये कंडीशन आ गई मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम वैल्यू के लिए इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो आई इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डिफरेंस 0 होगा, तो 0 आने पर क्या होगा, इक्वल ले लेंगे, एन आर इक्वल टू एम आर, एन की वैल्यू ये या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना होगा, तो हमारी देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिक्स्ड ग्रुपिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और जितनी सेल्स होंगी अपॉन एम ब्रांच के, इस रेशो में अगर होगा तो हम उस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आखिर क्या होता है, देखो हमने कई सारे इफेक्ट पढ़े हैं करंट के, कि करंट किसी भी सर्किट से अगर फ्लो होता है तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं।
इफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो क्या क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, हीट भी जनरेट करता है ना, और हीट हीट जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और लाइट भी जनरेट करता है। देखा होगा फिलामेंट या हीटर वायर, वो रेड भी होती है ना। और एक चीज और भी देखी है हमने कि किसी केमिकल से अगर करंट को फ्लो करते हैं तो वहां पे आयोनाइजेशन भी होता है। तो कुछ इफेक्ट्स हैं करंट की वजह से, तो यहाँ पे उनमें से हम एक इफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है? हीटिंग इफेक्ट। तो फिर से समझ लो, किसी भी वायर से जब करंट को फ्लो कराते हैं तो उसकी वजह से वहां पे कुछ प्रोडक्शन होता है, किसका? कुछ जनरेट होता है, और वो क्या? हीट भी जनरेट होगी, लाइट जनरेट होती है। किसी वायर से करंट को फ्लो करने पर हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और आयोनाइजेशन होता है। तो अगर वहां पे हीट जनरेट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइट जनरेट होती है तो लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आयनाइजेशन होता है तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ इफेक्ट हैं, लेकिन इसमें से आज हम कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्यों जनरेट होता है? किसी भी वायर से करंट की डायरेक्शन ये होगी, तो चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे जो इस तरह से चलते हैं। तो करंट की वैल्यू चलने पर हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस वर्क करता है, रेजिस्टेंस इसको अपोज करता है। आखिर कहां से? इनके बीच कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन आयन से कोलाइड करता है। आयंस कहां से आ गए? आयंस आ गए बच्चों इसमें कि जो हमारी एटम है, एटम का जो सेंटर है न्यूक्लियस, और उसके आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कुछ अपनी ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है वो एटम उस बॉडी के अंदर पॉजिटिवली, तो उसको आयन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मोशन में आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इनके हाथ में कोई स्टीयरिंग होता है कि यहाँ से घुमा लें वहां से घुमा लें, ये तो सीधा हिट करते हैं, जो भी रास्ते में आएगा हिट करते जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, हिट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो कोलिजन होता है उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और उस हीट प्रोड्यूस होने को ही हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। H इक्वल टू, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, W वर्क चार्ज की टर्म में, Q चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आपने क्या किया? इसको यहां से एक बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट से, तो इसके एंड्स के बीच कितना है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ है? V वोल्ट। तो वर्क जो किया है वो कितना है? QV। तो हीटिंग इफेक्ट में जब हीट प्रोड्यूस होगी तो एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो एक फॉर्मूला हो गया QV। Q की वैल्यू क्या होती है? चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, है ना। तो Q इक्वल टू आई टी, तो आई वी टी, तो एक फॉर्मूला हो जाता है VIT, है ना, VIT। क्यों? क्योंकि करंट चार्ज इक्वल टू IT हमारा फॉर्मूला होता है। सेकंड, V की वैल्यू क्या होती है? V इक्वल टू आई अपॉन आर, सॉरी V इक्वल टू आई आर। तो I और V की जगह आई आर और लिखते हैं, तो इंटू टी, तो फॉर्मूला बनता है आई स्क्वायर आर टी। दूसरा, I की वैल्यू वापस इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो ये आई वी टी, इस इक्वेशन में फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया है? चार्ज की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे V की वैल्यू पुट की, और वापस से इसमें I की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक बार रुको जा,
चार्ज हीट इक्वल्स टू क्यू वी, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया है। सेकंड, क्यू की जगह आई टी, सिंस क्यू इक्वल्स टू आई टी, तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा वी आई टी, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया है ना। थर्ड में फिर से V इक्वल्स टू होता है आई आर, पुट करें फिर से, H इक्वल्स टू आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला ये आ जाता है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो हमने वर्क कर रहे हैं यही हमारी हीट है, कंज्यूम हीट इक्वल्स टू वर्क डन। तीसरा, फिर से इस फॉर्मूले में, सॉरी इसमें इसको बोला फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ ये आ जाती है थर्ड। फिर से सेकंड में V इक्वल्स टू, सॉरी I इक्वल्स टू V अपॉन R पुट इन सेकंड, तो पुट करोगे तो क्या आएगा, V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो H इक्वल्स टू V और H इक्वल्स टू V, I की जगह V अपॉन R इंटू T, और ये बन जाती है H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T। इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन बनती हैं इस वे में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर से वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी वायर, और यही क्या होगी, कंज्यूम हीट। H इक्वल्स टू क्यू वी, क्यू की वैल्यू आई टी पुट करते हैं तो वी आई टी, सेकेंड टाइम V की वैल्यू आई आर पुट करेंगे तो आई आर इंटू आई टी, आई स्क्वायर आर टी, थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन में फिर से I इक्वल्स टू वी अपॉन आर पुट करेंगे तो H इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये हमारी फोर्थ 4 इक्वेशन बनती है, और यूनिट होती है कंज्यूम हीट की जूल या कैलोरी, कैलोरी भी बोलते हैं। ये एसआई यूनिट है जूल, और सीजीएस यूनिट कैलोरी। नेक्स्ट टॉपिक पावर। तो देखो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, कंज्यूम्ड हीट एनर्जी, कंज्यूम्ड एनर्जी इन पर यूनिट टाइम। और अभी हमने किया है H इक्वल्स टू W इक्वल्स टू क्यू वी, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड था आई स्क्वायर आर टी, थर्ड वी आई टी, और वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ये फोर फॉर्मूले हमने प्रूव किए हैं। अब उन्हीं से यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो फर्स्ट की बात करें, E इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी या H अपॉन टी भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन टी। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाता है P इक्वल्स टू क्यू वी अपॉन टी। उसी तरह से 4 मिलेंगे। सेकंड, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, तो देखो T से T कैंसिल हो जाएगा तीनों में, अपॉन में T आएगा, तो क्या आएगा, खाली आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, और बनता है आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इसके बाद P इक्वल्स टू वी आई, है ना, और इसके बाद लास्ट बचती है P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। साइन को से डिवाइड किया, क्योंकि P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो साइन सब में कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें पावर की 4 फॉर्मूले मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ, चारों के चारों फॉर्मूले इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, यूनिट क्या होती है पावर की। देखो पावर की यूनिट क्या क्या होंगी, इनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, कूलाम वोल्ट
कूलाम, चार्ज यूनिट कूलाम, वोल्ट पर सेकेंड, एक ही सेकेंड के अकॉर्डिंग, एम्पियर स्क्वायर ओम, रेजिस्टेंस यूनिट ओम, इसके अकॉर्डिंग वोल्ट एम्पियर, इसके अकॉर्डिंग वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम इनवर्स, या ये बोलते हैं वोल्ट स्क्वायर ओम इनवर्स। इस तरह से पावर की यूनिट होंगी। और बाकी जो तुमने पढ़ी है पावर की, जो नॉर्मल यूनिट होती है, जनरल यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? इसके बाद जो नॉर्मल यूनिट होती है, जनरल यूनिट हमारी पावर की, वो क्या रहती है? वॉट। वॉट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? किलोवोट। तो पावर की यूनिट, यूनिट ऑफ पावर क्या क्या होंगी? वॉट, किलोवोट, किलोवोट के बाद हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। अब इनके बीच रिलेशन कई बार आ जाता है। अच्छा, एनर्जी, हीट एनर्जी, और इनके बीच कई बार कॉमर्शियल यूनिट जो हम बोलते हैं एनर्जी की, वो क्या होती है? वो देखो जरा। इनके बीच जो रिलेशन देखें तो देखो, 1 किलो वोट, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, कितनी वोट होंगी? 1000 वोट। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वोट। इसके अलावा मेगावाट, गीगावाट, वो सब तुम जानते हो। 1 मेगावाट इक्वल्स टू 1 मेगावाट इक्वल्स टू कितनी होंगी? 10 टू दी पावर 6 वोट। और अगर हम 1 वोट की बात करें, हाउ मेनी माइक्रोवोट? 1 वोट में 10 टू दी पावर 6 माइक्रो। 10 की पावर 3 क्या होती है? मिली वोट। 10 टू दी पावर 6 माइक्रोवोट, वोट। इस तरह से ये यूनिट्स हैं। इसके बाद कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगी? देखो, H इक्वल टू हमने पढ़ा है PT, सब में हमने T से डिवाइड किया था, या ये बोलते हैं PT। P क्यों? P इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे, P इक्वल टू W अपॉन T, और यह H अपॉन T, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? PT, है ना? तो P की यूनिट वॉट, और ये सेकंड। तो SI यूनिट हमारी होती है वोट सेकंड। लेकिन कॉमर्शियल में हम क्या इसमें बोलते हैं? किलोवोट आवर में बोलते हैं। मीन्स ये कि जितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी, कोई अप्लायंस अगर 1 किलोवोट का है और वो 1 घंटे तक चलता है, तो वो कितनी एनर्जी यूज करता है? 1 किलोवोट आवर, है ना?
तो उसकी जो एनर्जी कंज्यूम करने की जो कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट आवर होती है, और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ये कॉमर्शियल यूनिट है बच्चों, कॉमर्शियल यूनिट। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किलोवाट को वोट में कन्वर्ट करेंगे 10 टू दी पावर 3 वोट, अभी बताया था। आर को 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो 3600 सेकंड आएंगे। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 यहाँ पे, और 3 ये 6 वॉट सेकंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6, इसको 1 किलोवाट आवर, या इसको क्या बोलेंगे 1 यूनिट बोलते हैं ना। घर में कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई, तो वो यूनिट का मतलब क्या है कि कोई अप्लायंस 1 किलोवाट वाला कितने आवर्स तक चलता है। वो अगर वो 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस, मान के चले प्रेस है, कूलर है, फ्रिज है, 1 किलोवाट उसकी कैपेसिटी है, पावर कितनी है 1 किलोवाट, और वो उसको 1 घंटे तक चलाते हैं, तो वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 यूनिट, है ना। और 1 यूनिट का कॉस्ट जो भी पड़ेगा। लेकिन हमारे घर में खाली फ्रिज या यही नहीं होते, फैन वगैरह भी होते हैं, और फैन वगैरह 1 किलोवाट के नहीं होते, 50 वोट, एलईडी 10 वोट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब तक ये 1000 नहीं हो जाएंगे, पूरे घर का लोड देखो कितना बनता है। अगर 1000 हो जाएगा वोट में, किलोवाट में अगर किलोवाट का है तो वो 1 में काउंट होगा, और अगर वोट में है तो उसको पहले 1000 से डिवाइड करोगे, तब वो किलोवाट बनेगा। और देखो कितने टाइम तक वो चलते हैं, उसके बाद तुम घर में अपनी यूनिट निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। देखें, इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्यूज में हाई रेसिस्टिविटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, मान के चले हम घर में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आती है तो अब तो कम यूज करते हैं, अब एमसीबी यूज करते हैं। एमसीबी वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट पर, और ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट पर। क्योंकि टॉपिक हीटिंग इफेक्ट चल रहा है तो हीटिंग इफेक्ट की एक एप्लीकेशन में बता रहा हूँ। बाकी घर में तुमने देखा होगा हीटर है ना, प्रेस है, वो सारे हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं। मींस एलिमेंट होता है और नाइक्रोम वायर उसमें होती है, नाइक्रोम वायर के अंदर से करंट फ्लो होती है, और सभी में हाई रेसिस्टिविटी होती है बहुत ज्यादा, मींस करंट को फ्लो होने से अपोज करता है। लेकिन नाइक्रोम वायर का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई रेसिस्टिविटी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसमें फ्यूज के अंदर हाई रेसिस्टिविटी रखते हैं लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डाउन रखते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि एक लिमिट के बाद अगर करंट जाएगा तो वो फ्यूज हो जाता है। घर के बाकी अप्लायंस को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। और इसमें 63% टिन और 37% लेड यूज करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम फ्यूज बनाते हैं। तो याद रखना, हाई रेसिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं। तो हीटर, फ्रिज है ना, आयरन प्रेस जिसको बोलते हैं, उसमें नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। बल्ब में टंगस्टन का जो बोलते हैं, वहां पे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, हाई रेसिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो ग्लो करता है। टंगस्टन वायर उसमें यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ लॉ क्या है। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने 2 लॉ दिए हैं। फर्स्ट को बोलते हैं जंक्शन रूल और सेकंड को बोलते हैं लूप रूल। जंक्शन और लूप रूल आखिर है क्या, ये समझना है। तो देखो क्या होता है,
मान के चले हम किसी सर्किट में सेल कनेक्ट करते हैं या जंक्शन की बात करें, मान के चलें कई सारे वायर हैं और सभी से करंट आती है यहां पे। अब आगे का रास्ता हमें डिसाइड करना है, हमें करंट इन तीन सर्किट से हम करंट लेते हैं। सर 3 से कैसे ले सकते हैं? भाई हमने 3 सेल कनेक्ट कर की होंगी ना वहां पे, इस तरह से, तो तीनों से करंट आती है। इसके बाद क्या अकेले से ऐसे भी जाएगी? भाई कुछ लोड डाला होगा यहाँ पे, कुछ है ना, कनेक्ट तो यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इस तरह से आएगी और अकेले से निकल के वापस इसमें एंटर करती है। तो याद रखो जिस जंक्शन पर करंट आती है उस पर हमेशा टोटल सम एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट 0 रहता है। 0 क्यों? ये इनकमिंग करंट, ये आउटगोइंग करंट। फिर से समझो, मैंने बोला कि किसी जंक्शन का मतलब क्या होगा? मान के चलते मेरे पास कई सारी वायर है ना, जैसे अभी एक वायर ये दिखाई देती है ना, इस वायर में मैंने क्या किया, यहां से इसको कट कर देता हूं और कट करने के बाद यहां से जोड़ता हूं और उसके बाद मेरे पास एक वायर और ये उठाता हूं मैं यहां से और इसको मींस अलग अलग इस तरह से कई सारी वायर को लेते हैं और उन सबको कनेक्ट करते हैं। यहां से 3 वायर लेके आए, तीनों को एक जगह ज्वाइंट किया और आगे ज्वाइंट करने के बाद एक वायर को अकेले एक वायर को लेके जाते हैं। तो इन 3 से इनकमिंग करंट और जाने वाली केवल किस रास्ते से? एक अकेले रास्ते से। तो देखा ये जाता है कि अगर हमारा सर्किट अप्लायंस पूरी तरह से सेफ रखना है तो उस जंक्शन पर कितनी करंट होगी? 0 होगी। एल्जेब्रिक सम, तो क्या था फर्स्ट रूल? किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या है? तो किरचॉफ फर्स्ट रूल, किरचॉफ